हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता से पहले दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सिविलाइजेशन या सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आदिवासी लोग एक निश्चित जगह में स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं और वो अपनी भाषा डेवलप कर लेते हैं, धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से जब दक्ष हो जाते हैं और उनका जब एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप पे हमें दो सभ्यताएं देखने को मिलती है। पहली तो है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता थी और इससे ज़्यादा एडवांस सभ्यता थी, लेकिन इसका क्या कार्यकाल जो है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से विलुप्त हो जाती है और उसके साक्ष्य फिर हमें 1920 में मिलते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वैदिक सभ्यता से भी पहले भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। और कई लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नेचुरल डिजास्टर के वजह से विलुप्त हो गई थी, यानी कि भूकंप या बाढ़ आने के वजह से। लेकिन कईयों का कहना है कि जब वैदिक सभ्यता के लोग भारत में आकर के अपनी सभ्यता का शुरुआत कर रहे थे तो उसी टाइम पे इन दोनों के बीच टकराव होता है और वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार कर और यहाँ अपना सभ्यता स्थापित करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ही विवादास्पद है और कई लोग इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो काफ़ी ग्रामीण प्रवृत्ति के थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसे एडवांस थे। हालांकि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पे अपना एक वीडियो बना करके आपको अपने चैनल पे दे दिया है, तो आप वहाँ जा कर के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता को दोस्तों हम दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटते हैं। पहला तो है कि ऋग वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो है 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का विलुप्त हो जाता है और उसके 100-200 साल के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता यहाँ स्थापित होती है। और अध्ययन की दृष्टि से फिर वैदिक सभ्यता में दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जिसका कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व टाइम पीरियड है, और फिर उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिलहाल हम आज ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल को। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैदिक सभ्यता आया कहाँ से है। तो वैदिक सभ्यता कहने का मतलब है ये वेद शब्द से निकला है। जैसा कि है कि वैदिक सभ्यता का जो आधार है वो हमें पता चलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो इस समय पे लिखित साक्ष्य मौजूद थे। तो वेद जो है वेदों से ही वैदिक बना और वैदिक से ही इस सभ्यता को वैदिक कहा गया। और वैदिक शब्द का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह पूरा का पूरा जो वैदिक सभ्यता है उसके होने का प्रमाण हमें इस समय के लिखित एक वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद भी है, उसमें मिलता है। इस सभ्यता के जो संस्थापक हुए उन्हें सबसे पहले मैक्स मुलर ने आर्य कहा, यानी कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता के संस्थापक है वो आर्य को माना गया। आर्य क्या है? तो आर्य मैक्स मुलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। 1853 में एक शब्द है जो कि श्रेष्ठ, कुलीन और बहुत ही ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग किया गया था और कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा ही भारतीय उपमहाद्वीप पे वैदिक सभ्यता का विस्तार होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि यह एक मूल्यतः ग्रामीण सभ्यता थी और इनका जो काम था वो पशुचारण था मुख्यतः। ये लोग पशुओं को, गायों को पालते थे, यानी कि नोमैडिक हर्डर की तरह ये शुरुआत में रहते थे और इनके लिए कृषि बहुत ही अल्पकालिक या बहुत ही कृषि की जानकारी इनके पास बहुत कम थी। कृषि में सिर्फ ये जौ का ही उस टाइम पे जौ उगाना ही जानते थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मैक्स मुलर जिन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग किया था और इस सभ्यता के ऊपर स्टडी की थी, उन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वो मूल रूप से मध्य एशिया यानी कि आज का जो मिडिल ईस्ट है वहाँ के निवासी थे। और फिर ये
धीरे धीरे वहाँ से में भी कोई क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप पर आए और यहीं बस गए, और यहीं बसने के कारण इन्होंने वैदिक सभ्यता का नींव रखा। और सर्वप्रथम जो आर्य शब्द है उसको भी मैक्स मूलर ने स्थापित किया था। और मैक्स मूलर ने ही बताया कि जो आर्य हैं वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी हैं। तो चलिए ये कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए अब हम वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल को देखते हैं कि इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष क्या था, जिससे कि हम इसके सारे पहलुओं से परिचित हो जाएंगे और एग्ज़ाम में हमें एक ब्रीफ नॉलेज होगा, जिससे कि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों को देखते हैं। चलिए अब हम इसके भौगोलिक विस्तार क्या था और सामाजिक स्थिति और राजनीतिक पक्षों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, वो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पे किस क्षेत्र में रहना स्टार्ट किया। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि इनके लिए नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि पानी का जो उस टाइम पे कुएँ या इस तरह का कोई प्रचलन नहीं होता था, इसलिए जितने भी सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के पास रहना ज़्यादा सुटेबल मानती थी। तो इसीलिए इन लोगों के लिए भी नदी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इनका जो क्षेत्र है वो भारत में सप्त सैंधव क्षेत्र को कहा गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों 7 नदियों का क्षेत्र, और यहाँ सैंधव से मतलब है ये जो सिंधु नदी है, ये इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नदी होती है, इसीलिए इसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। उन सप्त सैंधव क्षेत्र में आप देख सकते हैं 7 नदियों का क्षेत्र जो है वो सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और पंजाब, ये जो नदियां हैं 7, इन्हीं के इर्द गिर्द इन्होंने अपना भारत में रहना शुरू किया था। और उसके बाद अगर देखें तो इनके क्षेत्र के कुछ नाम भी हैं नदियों के आधार पर, जैसे कि ब्रह्मावर्त जो है इनका जो क्षेत्र है, सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मावर्त कहलाया। फिर उसी तरीके से धीरे धीरे ये इस एरिया से क्या हुआ कि जब इनका जनसंख्या बढ़ने लगा तो ये गंगा यमुना के क्षेत्र तक भी पहुंच गए, जिसको इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश कहा। और उसी के बाद इन लोगों के लिए जो नदियां हैं वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए जो पूरे वेद में है, जितने भी वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सभी वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, भारतीय नदियों का। और उनमें जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए वो सिंधु है। और जो दूसरा सबसे पवित्र, सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। जैसे आज के डेट में भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता था, और इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा जिसका था वो था सिंधु नदी का। तो ये दोनों नदियों के बारे में आप याद रखेंगे। यहाँ पे सरस्वती नदी का इम्पोर्टेंस आप इससे भी देख सकते हैं कि सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया, यानी कि सरस्वती को माता की तरह माना गया है और सभी नदियों की माता कहा गया है। तो ये रहा कुछ भौगोलिक विस्तार। अगर भौगोलिक विस्तार को मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जो इंडिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में आप जो पश्चिम का क्षेत्र देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जो आज का जो पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में इन्होंने अपना शुरुआत किया था। अगर हम फिर देखें इनके सामाजिक स्थिति के बारे में, तो ये तो रहा भौगोलिक विस्तार। आप सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो सामाजिक स्थिति में देखें तो ये जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे पुरुष प्रधान ये समाज था, यहाँ के पुरुषों को ज़्यादा अधिकार था। हालांकि ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी अच्छा सम्मान था, और वहाँ पे जो स्त्री होती है उनको सभी कार्यों में आज़ादी होती है, वो किसी भी तरह से वहाँ पे किसी तरह का कोई कुप्रथा नहीं था। अगर फिर देखें दूसरा अगर पॉइंट देखें तो ये जो था ये संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली की तरह रहा करते थे, और इस टाइम पे 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ मौजूद थी, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर मैं बात कहूँ तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। वहाँ पे एक लेख है कि विराट पुरुष के मुख से निकलने वाले लोग ब्राह्मण कहलाए, भुजाओं से निकलने वाले लोग क्षत्रिय कहलाए, और जांघों से निकलने वाले लोग वैश्य कहलाए, और जो पैरों से निकले जिनकी उत्पत्ति हुई वो शूद्र कहलाए। यहाँ पे जो ब्राह्मण है लोग दोस्तों, ये सबसे
उच्च कोटि के समाज में स्थायित्व रखते थे और इनका काम था पूजा पाठ और कर्मकांड वगैरह करवाना। क्षत्रिय का काम था प्रशासन देखना, समाज में समाज की सुरक्षा करना, क्षेत्रों को विजित करना। और यहाँ पे जो वैश्य है, वैश्य का काम होता था यानी कि जो भी व्यापार वगैरह है, जो भी पशुपालन वगैरह है, वो वैसे लोग करते थे। और शूद्र जो थे ये इन तीनों का सेवा में लगे होते थे। और यहाँ पे जो सबसे नीचे वर्ण के जो लोग थे उनको शूद्र माना गया है। और आज भी जो शूद्र है उनको दलित के तौर पे देखा जाता है और उनके विकास के लिए कई सारे रिजर्वेशन देखते हैं आज की डेट में हम लोग। तो ये प्रथा देख सकते हैं आप कि कितना पहले से इनके साथ शोषण होता आया है। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ एक शब्द है कुलप। कुलप कहने का मतलब है कि जो परिवार होता था उसके जो मुखिया होते थे उनको कुलप कहा गया है। फिर यहाँ पे एक शब्द है आमुज। ये टर्मिनोलॉजी है क्योंकि ये अगर मैं पूरा लिखता तो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता, बोर्ड मेरा छोटा है। तो यहाँ पे मैं आमुज के बारे में बता दूं तो उस टाइम पे जो स्त्रियां बिना विवाह किए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती थी उन्हें आमुज कहा जाता था। नियोग प्रथा क्या है दोस्तों? नियोग प्रथा कहने का मतलब है कि उस टाइम पे दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस था। एक तो पुत्र प्राप्ति की और दूसरा पशुपालन, यानी कि गायों का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्व था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का मतलब है कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाती है या पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाती है तो वो दूसरे किसी मर्द के साथ सहचर्य स्थापित करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये किस टाइप के भोजन करते थे, तो यहाँ पे मांसाहार और शाकाहारी दोनों प्रकार का ये भोजन किया करते थे। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये किस टाइप के वस्त्र पहनते थे, कपड़ा पहनते थे, तो सूत यानी कि सूती वस्त्र पहना करते थे, ऊन से बना वस्त्र पहना करते थे और चर्म यानी कि चमड़े का वस्त्र पहना करते थे। फिर उसके बाद ये पेशस क्या है? पेशस एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वहाँ की जो नर्तकी लोग होती थी उनका एक परिधान था, एक ड्रेस था, ड्रेस कोड था जिसको पेशस कहा गया है। भीषज यहाँ वैद्य को कहा गया है। जैसे आज के डॉक्टर को हम कहते हैं तो उस टाइम पे जो बीमारियों की देख रेख करते थे उनको भीषज यानी कि वैद्य को भीषज कहा गया। तो ये कुल मिलाकर के सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो महिलाओं का है वो यथोचित सम्मान प्राप्त था। यहाँ पे पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कोई कुप्रथा स्त्रियों के साथ नहीं होती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जाकर के ये चीजें बदलने लगी। तो फिलहाल उसको हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, बस इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। फिर चलिए अब हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं कि इनका राजनीतिक स्थिति क्या था। तो राजनीतिक स्थिति जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पूर्णतः कबीलाई लोग थे, यानी कि पशुचारण करते थे, पशुपालन सबसे इनका मुख्य काम था। और इसी के कारण ये लोग क्या थे दोस्तों कि इनको कबीलों में बांटा गया था। ये कबीलाई लोग थे और कबीलों का जो मुखिया होता है उसे गोप कहा जाता था। और ये जो कबीले थे इनके कुछ पंचजन थे, कुछ प्रमुख 5 कबीले थे जिसको पंचजन कहा गया है। अनु, द्रहु, पुरु, तुवरसु, यदु। यहाँ पे यदु यादवों से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि आज भी देखते हैं तो यादव जो हैं वो पशुचारण में सबसे ज़्यादा, पशुपालन में संबंध एक व्यवसाय है उन लोगों का। फिर उसके बाद अगर प्रशासनिक इकाइयाँ देखें दोस्तों, जिस तरीके से आज के डेट में हमारा जो गांव है, प्रखंड है, जिला है, राज्य है, राष्ट्र है, उस तरीके से यहाँ की जो प्रशासनिक इकाई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि सबसे कुल कहने का मतलब परिवार। फिर उसके बाद जो होता था बहुत सारे परिवारों के मिलने से ग्राम बनता था, फिर बहुत सारे ग्रामों के मिलने से विश्व बनता था, और बहुत सारे विश्वों के मिलने से जन बनता था, और बहुत सारे जनों के मिलने से राष्ट्र बनता था। और यहाँ पे जो है ये प्रशासनिक हेड हुआ करते थे। जैसे कि कुल का जो प्रशासनिक हेड है वो कुलप है, ग्राम का ग्रामिनी होता है जैसे आज के डेट में मुखिया होता है। फिर उस तरीके से विश्व जो है, विश्व का हेड विश्वपति होता था, जन का जो हेड है वो पुरोहित होता था, और पूरे राष्ट्र का जो हेड है वो राजा होता था। और इस तरीके से यहाँ पे है जो है जनतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रणालियां उपस्थित थी। यानी कि जो राजा का चुनाव, राजा जो बनता था वो चुन कर आते थे। बहुत सारे कबीलाओं के लोग जो सबसे हष्ट पुष्ट और सबसे समझदार होते थे उनको वो लोग खड़ा होते थे। वोटिंग जैसा एक सिस्टम था और उसके बाद यहाँ पे राजा बनता था। ऋग वैदिक काल की ये बात है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो गया, वंशानुगत हो गया राजा का जो पद होता है। और यहाँ पे सभा, समिति और विधान, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आज की डेट में है, तो उस तरीके से इन राजा के मदद के लिए सभा, समिति और विदत हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे कबीलाओं के लोग और जो भी समाज के उच्च वर्ग के लोग होते थे यहाँ पे होते थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्त्रियों को कैसे सम्मान प्राप्त था। तो उसका एक साक्ष्य ये है कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी थी राजनीति में, और
यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी, यानी कि सभा और समिति में महिलाएं भी अपना योगदान देती थी और राजनीति में ये सक्रिय भूमिका निभाती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, बलि। बलि कहने का मतलब होता है एक प्रकार का कर, यानी कि टैक्स। ये टैक्स राजा को इसलिए दिया जाता था ताकि वो इन कबीलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षक करे, इसीलिए ये बलि एक प्रकार का कर है जो राजाओं को दिया जाता था। फिर उसके बाद अगर देखें तो राजा को गोपा जनस्य कहा जाता था, यानी कि कबीलों का संरक्षक कहा जाता था। तो कुल मिला के हमने ये जो है भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को देखा। चलिए अब हम देखते हैं इसके धार्मिक और अन्य जो पक्ष हैं उनको। चलिए अब हम धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक पक्षों को देखते हैं वैदिक सभ्यता की, यानी कि ऋग्वैदिक काल के। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति में दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कबीलाई व्यवस्था थी, तो यहाँ पशुपालन जो था इनका मुख्य पेशा था, यानी कि प्राथमिक पेशा जो था वो पशुपालन था। गाय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु थे। हालांकि ये बकरी, ऊँट, गधा, भेड़, बहुत सारे पशु पालते थे, लेकिन गाय उनमें सबसे पवित्र और सबसे इम्पॉर्टेंट पशु इन लोगों के लिए होती है। गाय के लिए तीन तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। जो सबसे पहला है अष्टकर्णी, दूसरा है गविष्टि और तीसरा है अघन्या। अष्टकर्णी कहने का मतलब है ये अपने गाय को अपनी संपत्ति जाहिर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे उसे अष्टकर्णी कहा गया है। गविष्टि कहने का मतलब है कि गाय को महत्वपूर्ण बताने के लिए इन्होंने गविष्टि शब्द का प्रयोग किया। और अघन्या जो शब्द है वो गायों को ना मारा जाने वाला पशु के लिए उन्होंने अघन्या का प्रयोग किया। उस तरीके से अगर पानी, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है पानी। पानी क्या होते थे दोस्त? जो गायों की चोरी करते थे और चुपके से गायों को लूट लेते थे कई जगह से, तो इन्हीं लोगों को पानी कहा गया। हालांकि इस टाइम पे पानी ही जो है वो व्यापार में भी इन्हीं लोगों का हाथ होता है, यानी कि व्यापार में भी इन्हीं लोगों का कब्जा होता है। और ये पानी जो है ये गायों की चोरी भी करने के लिए इस समय पे कुख्यात होते हैं। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है दुहिता। दुहिता कहने का मतलब है उस टाइम पे बेटियों को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि गायों से दूध निकालने का काम वहाँ पे पुत्रियाँ करती थी। घोड़ा जो है इस टाइम का सबसे उपयोगी पशु है, यानी कि घोड़ा होने के कारण इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दूर दूर तक सफ़र किया और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए ये लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण ही इन लोगों ने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया। हालांकि अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा से एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि घोड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में उसके कोई अवशेष नहीं मिले। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए घोड़ा किस सभ्यता में देखे गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, या दोनों में, या इनमें से कोई में नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो घोड़ा जो है वैदिक सभ्यता से प्रचलन में या वैदिक सभ्यता के टाइम से देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है व्यापार जो था वो विनिमय के द्वारा होता था, यानी कि किसी वस्तुओं के लेन देन के बदले अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, यानी कि बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम पे। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप सामान के बदले सामान लेते थे। तो उस टाइम पे दो चीज़ों का प्रयोग करते थे बार्टर सिस्टम में, गायों के बदले ये सामान लेते थे, और दूसरा निस्क यहाँ पे सोने से बने आभूषण के लिए प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है वेकनाट। वेकनाट क्या होते थे? एक प्रकार के सूदखोर होते थे जो कि सूद पर पैसा दिया करते थे या धन दिया करते थे, और जिसके बदले ये काफ़ी ज़्यादा सूद लोगों से वसूल करते थे। फिर यहाँ पे एक शब्द है हिरण्य। हिरण्य कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का जो है व्यापारियों का समूह होता था जिसे हम लोग हिरण्य कह रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अयस शब्द का प्रयोग इन लोगों ने तांबा और कांसे के लिए किया है। फिर लोहे का जो आविष्कार है इस टाइम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आर्थिक स्थिति को डेवलप करने वाली जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पे लोहे का आविष्कार, यानी कि ये लोग लोहे से परिचित हो चुके थे। हालांकि अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, सोने और तांबे तक ही जान पाए थे। उन लोगों के पास लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लोहे का जो आविष्कार है वो ऋग्वैदिक काल में माना जाता है, यानी कि वैदिक सभ्यता की देन है। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये आर्थिक स्थिति को बताता है ऋग्वैदिक काल के। चलिए अब हम देखते हैं कि धार्मिक पक्ष, यानी कि सबसे अंतिम पक्ष है ये। इसको देखने के बाद हम इस वीडियो का अंत करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्थिति में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि धार्मिक कर्म कांड का जो मुख्य उद्देश्य होता था उस टाइम पे दो ही चीज महत्वपूर्ण होता था। पुत्र प्राप्ति उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था, और पशु यानी कि उनका धन दौलत जो था वो पशु यानी कि जानवर ही उनके धन दौलत थे। तो इन्हीं दोनों की प्राप्ति के लिए ये लोग पूजा पाठ और कर्मकांड किया करते थे, देवी देवताओं को माना करते थे। इन लोगों का बहुदेववादी व्यवस्था था, यानी कि ये बहुत सारे देवताओं को मानते थे, इसीलिए इन्हें बहुदेववादी भी कहा गया।
यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये देवियों का यहाँ पे अभाव मिलता है, यानी कि देवताओं की संख्या ज़्यादा है, देवियों की कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आकाश के देवता जो है वो उनको दिया गया है, जैसे आकाश के देवता सूर्य, धौंस, विष्णु, वरुण आदि को माना गया है। और उसके बाद अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, प्रजापति आदि को माना गया है। फिर उस तरीके से पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, सोम, बृहस्पति। यहाँ पे एक देवी का उल्लेख मिलता है जो कि नदी की देवी सरस्वती होती हैं। फिर उसके बाद देखें दोस्तों, तो इस काल में धार्मिक स्थिति में एक ये है कि जो आज का गायत्री मंत्र जो आप जो उच्चारण करते हैं या सुनते हैं, वो गायत्री मंत्र यहीं से निकला है। यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता सविता को समर्पित एक यहाँ पे ये था। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक सोम भी देवता हैं जो कि पेय पदार्थों के लिए माना जाता है। सोम एक तरह का पेय पदार्थ था और पेय पदार्थों के देवता को सोम भी कहा जाता था। यहाँ पे जो धौस देख रहे हैं दोस्तों, जो आकाश के देवता धौस हैं, ये ऋग्वेद में सबसे पुराने देवता के रूप में माने जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बात है धार्मिक स्थिति से जुड़ी हुई कि यहाँ पे मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि ये लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे एक और देवता है पूसन, जो कि पशुओं के देवता माने गए हैं। और फिर एक अरण्यानी देवी हैं जो जंगल की देवी मानी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये था धार्मिक स्थिति के बारे में ऋग्वैदिक काल के लोगों को। तो कुल मिलाकर हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक सारे पक्षों को देखा। हालांकि इस तरह से पढ़ने से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।